स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी चल रही है और हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो है GF&AR, जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग रूल्स। उस पर यह हमारा 17वां चैप्टर चल रहा है। मतलब वैसे 8 चैप्टर ही कोर्स में है, पर जो आपका 8th चैप्टर है वो है चैप्टर 17, ग्रांट इन एड, सहायता व अनुदान। उसके अपन 10 MCQ करेंगे। इस पे पहले 10 MCQ आ चुके हैं, होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। और अभी 10 MCQ अपन और लगाएंगे। शुरू करते हैं 211वां। ये 211वां क्वेश्चन जस्ट इसलिए है क्योंकि ये हमारा 22वां वीडियो है GF&AR सीरीज़ का। तो नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन एक कहता है सालेवीनी, इसका मतलब होता है सामान्य लेखा वित्तीय नियम के अध्याय 14 का संबंध प्रतिदाय एवं विविध व्यय से है। ये कहता है कि जो GF&AR का चैप्टर 14वां है वो रिफंड और मिसलेनियस एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। अब आप याद कीजिए है कि नहीं। कथन 2 कहता है सामान्य लेखा वित्तीय नियम के अध्याय 17 का संबंध सहायता एवं अनुदान से है। ये तो मैं जस्ट अभी बोला ही था स्टार्ट करते समय वीडियो को कि GF&AR के चैप्टर 17 का संबंध एड एंड ग्रांट से है। अब ये क्वेश्चन पूछता है क्या ये दोनों कथन गलत हैं। मेरा पेन काम नहीं कर रहा है तो आप साथ साथ पढ़ते रहिएगा। पहला कथन कहता है दोनों कथन गलत हैं, सेकंड कहता है दोनों कथन सही हैं, थर्ड में कहता है पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, और लास्ट में कहता है पहला गलत है और दूसरा सही है। हालांकि ये दोनों कथन सही हैं। ये चैप्टर जो 14 है वो रिफंड से रिलेटेड है और चैप्टर जो 17 है वो आपका ग्रांट एंड एड से रिलेटेड है। तो वो यूं भी पूछ सकता है MCQ में कि किस चैप्टर का रिलेशन किससे है। तो आपको याद रखना है कि आपके जो 8 चैप्टर हैं तो किस चैप्टर में किस बारे में नियम बताए गए हैं, ये आपको याद करना है। ठीक है, मैं इसका आपको एक समरी शॉट बता देता हूँ। जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 इंट्रोडक्टरी है, प्रस्तावना है, जिसमें बताया गया है कि GF&AR की ज़रूरत क्या है। चैप्टर 2 है वित्तीय प्रबंधन एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, कि जनरली आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कंट्रोल का सिस्टम क्या होता है। ये चैप्टर 2 में बताया गया है कि जनरल सिस्टम क्या है। तो पहला इंट्रोडक्टरी है, दूसरा भी जनरल सिस्टम है, तो 2 ये यूँ याद हो जाएंगे। फिर थर्ड यूँ याद कीजिए कि तीसरे चैप्टर में पैसे के आने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आएगा तभी तो जाएगा। तो 5वें में जाएगा, पहले तीसरे में आएगा। तो चैप्टर 3 का संबंध है रेवेन्यू एंड रिसिप्ट से। RRR पिक्चर नहीं, रेवेन्यू एंड रिसिप्ट से चैप्टर 3 रिलेटेड है। ठीक है, और जो चैप्टर 4 है उसमें बताएगा कि जो आपको चैप्टर 3 में पैसा मिलेगा उस धनराशि की आप प्राप्ति कैसे करेंगे, उसकी अभिरक्षा कैसे करेंगे और कैसे उसका कोषागार यानी ट्रेजरी को भुगतान करेंगे। चैप्टर 5 में बेसिकली आपको बताया जाएगा कि सैंक्शन कौन देगा, यानी कोई खर्चा होने से पहले, पेमेंट होने से पहले उसकी स्वीकृति दी जाती है। यदि रियल में पेमेंट बाद में होता है, पहले तो खर्चा करना है, इसके लिए कोई प्रार्थना देता है और कोई उसकी अनुमति यानी सैंक्शन देता है। तो वो चैप्टर 5 में बताया गया है। चैप्टर 6 में बताया गया है पेमेंट्स के बारे में कि पेमेंट्स कैसे किया जाएगा, चेक से किया जाएगा, कैंसिल होगा तो क्या होगा, चेक डिसऑनर हो गया, गुम हो गया तो क्या होगा। चैप्टर 14 में रिफ़ंड के बारे में बताया गया है कि अगर किसी का रेवेन्यू फालतू आ जाए तो उसे कैसे रिफ़ंड किया जा सकता है। और जो लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस के हिसाब से लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर 17, जिसमें ग्रांट इन एड की कुछ पब्लिक बॉडीज़ को, यूनिवर्सिटीज़ को, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को अगर दान डोनेशन दिया जाएगा, एड सब्सिडी दी जाएगी तो उसके क्या नियम है। तो ये आपको याद करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। चलिए ओके। अनुदान के संबंध में बड़े बड़े क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अनुदान के संबंध में नियम 280 में दिए गए सामान्य संबंध के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो अब इसमें से 4 कथन में से कोई एक असत्य है और आप कह लीजिए बाकी 3 सत्य हैं। तो कहता है अनुदान पर्याप्त विस्तार के साथ तैयार की गई तथा सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित की गई विशिष्ट स्कीमों के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल सही है। तो स्कीम ऐसा नहीं है कि जिसको कहीं ग्रांट देने का या सब्सिडी देने का पावर है वो यूं ही पैसे बांटता फिरेगा। सरकारी धन है तो जो स्कीम गवर्नमेंट लाती है, विधिवत रूप से स्कीम आती है, जिसका बजट आता है, उसी के लिए आप पैसा दोगे। तो अनुदान हमेशा याद रखिएगा, ग्रांट हमेशा पर्याप्त विस्तार के साथ तैयार की गई स्कीम, यानी स्कीम ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो। और इतना ही नहीं कि कोई भी डिपार्टमेंट अच्छी सी प्लानिंग के साथ आया तो आप उसे दे देंगे। सरकार में भी उसका जो वित्त विभाग है, जब वो उसकी अनुमति दे देगा, उसका अनुमोदन कर देगा,
तो ही आप एक निश्चित राशि जो आपको बताई जाएगी उतनी राशि तक का ग्रांट आप दे पाएंगे। ठीक है, ग्रांट किनको मिलेगा या जिनको मिलेगा उनको अनुदान ग्रहीता बोलते हैं, वो हमारी पिछले टॉपिक में बात हो गई थी। सेकंड क्या है कि तो पहला कथन सत्य है, अनुदान स्वीकृत करने के प्रत्येक आदेश में उस उद्देश्य का तथा उस अनुदान से सहबद्ध जुड़ी शर्तों का उल्लेख किया जाएगा। तो ये बिल्कुल बात सही है कि जब आप ग्रांट सैंक्शन करेंगे तो आप बताएंगे कि ये ग्रांट किस पर्पस से दी जा रही है और नीचे बाकायदा शर्तों का उल्लेख होगा। वो 12, 15, 20, 25 शर्तें लिखी हुई होंगी जो अनुदान ग्रहीता को फॉलो करनी होंगी। तो ये कथन भी सत्य है। प्राइवेट संस्थानों को अनुदान स्वीकृत करने से पहले ये जांच की जानी चाहिए कि संस्थाएं उन्हें सौंपे गए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनुभव एवं प्रबंधकीय योग्यता रखती है। बिल्कुल, ये अनुदान देने वाले का कर्तव्य है कि वो मेक श्योर करे, यानी इस चीज़ को सुनिश्चित करे कि जिस प्राइवेट संस्थान को अनुदान दिया जा रहा है वो ऐसी वित्तीय एवं प्रबंधकीय योग्यता और अनुभव रखते हैं, और पहले प्रीवियस में भी उनको अगर कभी दान दिया था तो उन्होंने उसे प्रॉपर यूटिलाइज किया था। तो ये सब आपको चेक करना है। तो ये तीनों ही कथन सत्य हैं। चौथा लिखा है इनमें से कोई नहीं, तो वाकई में इसका आंसर होगा चौथा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लिखा हुआ क्या था कि आप असत्य कथन की पहचान करो। तो पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई भी असत्य है ही नहीं, तो इसका आंसर 4 होगा, इनमें से कोई नहीं। या ये क्वेश्चन यूं भी घुमा के पूछा जा सकता था कि सत्य कथन की पहचान कीजिए, और पहला, दूसरा, तीसरा, और फिर नीचे ऑप्शन होता उपरोक्त सभी, कि ये उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और अभी मेरे लिए क्वेश्चन है कि इनमें से कोई सा भी कथन असत्य नहीं है। होप आपको इतनी बातें आराम समझ में आती है। नेक्स्ट कहता है कि अनुदान की राशि को निर्मुक्त यानी पैसा छोड़ने को बोलते हैं रिलीज करने। अनुदान की राशि को रिलीज करने से पहले अनुदान ग्रहीता को 2 प्रतिभुओं के साथ परिशिष्ट 9 में बंधपत्र डैश के पक्ष में निष्पादित करना पड़ेगा। तो एक तो है दान देने वाली संस्था, दान को अनुदान बोलेंगे, अनुदान ही कहना चाहिए। एक तो है सब्सिडी देने वाली संस्था। तो मान लीजिए कि एक अनुदान देने वाली संस्था जिसे दे रही है उसे बोलेंगे अनुदान ग्रहीता, और मान लीजिए कि 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तो जिसे 10 लाख रुपए मिल रहे हैं उस अनुदान ग्रहीता यानी ग्रांटी, एक होता है ग्रांट, एक होता है ग्रांट गिवर, और एक होगा ग्रांटी जिसे दिया जा रहा है। उस ग्रांटी को 2 श्योरिटीज़ लाने पड़ेंगे पकड़ के, उसे 2 श्योरिटीज़ यानी 2 गारंटर, आम भाषा में गारंटी देने वाले, 2 गारंटी देने वाले पकड़ के लाने पड़ेंगे इन द सेंस एक बॉन्ड, एक स्टाम्प पेपर पे बॉन्ड बनाया जाएगा। एक परिशिष्ट 9 होता है, अपेंडिक्स 9 होता है, उस परिशिष्ट 9 में प्रारूप दिया गया है। उस दिए गए प्रारूप में वो जो भी लिखा जाना है वो लिखा जाएगा, वो बंधपत्र लिखा जाएगा, परफॉर्मा पहले से सेट है। उस पे अनुदान ग्रहीता संस्था का जो भी होगा मैनेजिंग पर्सन वो साइन करेगा, और 2 गारंटर साइन करेंगे। और ये किसके फेवर में होगा? ये राज्यपाल के फेवर में होगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो बॉन्ड होगा वो राजस्थान के राज्यपाल के फेवर में एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर ये था। इसके बाद है ये सारे नियम धारा 280, फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सब क्लॉज बने हुए हैं। तो धारा 280(5) में बताया गया है, क्या बताया गया है, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो उसे पढ़िए। सिंपल नियम है, अनुदान की राशि को निर्मुक्त करने से पहले, यानी चेक आपके खाते में छोड़ने से पहले या आपके अकाउंट में पैसा आए उससे पहले, जो अनुदान ग्रहीता है, जो पाने वाली संस्था है, ठीक है, जो सार्वजनिक निकाय है, उसे 2 श्योरिटीज़ या 2 गारंटर के साथ परिशिष्ट 9 में दिया गया बंधपत्र राजस्थान के राज्यपाल के पक्ष में निष्पादित करना पड़ेगा। और उसमें वो क्या लिखेगा कि वह निर्धारित तारीख तक अनुदान की उन शर्तों को मानेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएंगी, यानी जो भी शर्तों के तहत उसे मिल रहा है वो उन शर्तों को मानेगा और टारगेट डेट्स तक मानेगा। इन शर्तों की पालना करने में अगर वो असफल रहता है या बॉन्ड का वो उल्लंघन करता है तो अनुदान ग्रहीता और प्रतिभू पृथक पृथक व्यक्तिगत रूप से एवं संयुक्त रूप से अनुदान की संपूर्ण राशि, अब यहाँ पे अगर वो बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो मान लीजिए 9 लाख रुपए की ग्रांट है और एक संस्था है और 2 गारंटर यानी 3 लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि 9 लाख रुपए का अनुदान की शर्तों का आपने उल्लंघन किया तो उनकी मैक्सिमम लायबिलिटी 3-3 लाख तक होगी। नहीं, वो इंडिविजुअली और जॉइंटली लायबल हैं। मतलब वैसे तो उनकी प्राइमरी लायबिलिटी 3-3 लाख की है, पर उनके ऊपर 9 लाख रुपए तक की भी इंडिविजुअल लायबिलिटी आ सकती है।
ठीक है। ये एक बात अलग है कि ए बी सी के ऊपर, मान लीजिए ए के ऊपर 9 लाख रुपए की लाइबिलिटी आ गई, तो बाद में ए बी और सी से 3-3 लाख रुपए वसूल कर सकेगा, वो ए बी सी का आपसी मैटर है। पर जो दान देने वाली या अनुदान देने वाली संस्था है उसके फेवर में तो ए को 9 लाख रुपए देने पड़ जाएंगे। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि गारंटी देने वाला सोच समझ के गारंटी देगा, क्योंकि वो संयुक्त रूप से तो उत्तरदायी है पर उसे व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और साथ ही साथ अनुदान की रकम के साथ साथ जो ब्याज अगर मेंशन कर दिया गया है बॉन्ड में, तो उस दर से ब्याज भी देना पड़ेगा। या अगर बॉन्ड में कोई राशि, ये सब यहाँ लिखा है लास्ट में, देखिए लास्ट की 2 लाइनें, उस पर विहित ब्याज के साथ या बॉन्ड में अगर कोई राशि का उल्लेख कर दिया गया है तो उसको बोलते हैं विनिर्दिष्ट राशि, उसका राज्य सरकार को रिफंड करने के लिए बाध्य होंगे। तो अगर आप नियम विरुद्ध तरीके से ग्रांट ले लेते हो या पहले ग्रांट ले लेते हो और फिर नियम विरुद्ध तरीके से एक्ट करते हो, कार्य करते हो, तो आपको रकम, ब्याज या जो भी रकम बताई जाएगी वो देनी पड़ेगी, रिफंड करनी पड़ेगी। ये अब आपने बात स्टाम्प पेपर पे लिख के दी है, ठीक है। चलिए उसके बाद चौथा क्वेश्चन कहता है, अनुदान की राशि निर्मुक्त करने से पहले बंध पत्र निष्पादित करने के संबंध में असत्य कथन पहचाने। वापस उसी तरह का क्वेश्चन है कि बॉन्ड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जब बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है तो इसमें से 3 कथन सत्य हैं, एक असत्य है। कहता है अनुदान ग्रहीता को 2 प्रतिभुओं के साथ परिशिष्ट 9 में बंध पत्र राजस्थान के राज्यपाल के पक्ष में निष्पादित करना पड़ेगा। यह बात सही है। इसमें 2 बातें याद करनी है, इनफैक्ट 3 बातें। 2 श्योरिटी होनी चाहिए, परफॉर्मा परिशिष्ट 9 में दिया गया है और राजस्थान के राज्यपाल के फेवर में होना चाहिए। ये बातें पूरी सत्य है, एक कथन सत्य है। बी कथन में क्या लिखा है यहाँ पे, किसी कानून या राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 के अधीन स्वशासी निकाय के रूप में सरकार द्वारा संस्थापित संस्थाएं या संगठन को बंध पत्र निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो अपवाद दिए गए हैं जहां ये बताया गया है कि किन्हें बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा या किन्हें सामान्य प्रावधानों से मुक्ति दी गई है, तो उसमें लिखा है कि अगर किसी कानून के तहत कोई स्वशासी निकाय है, कोई ऑटोनमस बॉडी है, या राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के तहत कोई स्वशासी निकाय है या कोई संगठन है, तो उसे राज्यपाल के फेवर में ये जो बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये कथन भी सत्य है। थर्ड है, सरकारी सहायता प्राप्त निकाय को बंध पत्र निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात भी सही है कि अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसे गवर्नमेंट से पैसा मिलता है ऑन अ रेगुलर बेसिस और या ऑन अ फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस, या कोई ऐसी बॉडी है जिसके मैनेजमेंट में सरकार की पर्याप्त हिस्सेदारी है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर किसी संस्था के मैनेजमेंट में सरकार की पर्याप्त सहभागिता है तो उसे भी या किसी संस्था का बजट का अनुमोदन सरकार करती है तो इनको भी बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले तीनों तो सत्य हैं। चौथा लिखा है, बंध पत्र पर देय स्टाम्प ड्यूटी अनुदान ग्रहीता द्वारा वहन की जाएगी। अगर मेरा ये चैप्टर ना पढ़ा हुआ होता और मैं तुक्का लगाता तो मैं शायद बोलता हाँ, जिसे डोनेशन मिल रहा है अगर स्टाम्प वही बना के दे रहा है तो स्टाम्प ड्यूटी भी वही वहन करेगा, लेकिन ये गलत है। स्टाम्प ड्यूटी इस मामले में गवर्नमेंट वहन करेगी। जो बॉन्ड एग्जीक्यूट होता है उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी होती है वो अनुदान ग्रहीता वहन नहीं करेगा। इसमें लिखा है वहन करेगा, तो चौथा कथन असत्य है, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। अब आप इसका एक बार देख लीजिए। नियम यह है कि बंध पत्र पर देय स्टाम्प ड्यूटी सरकार द्वारा वहन की जाएगी। द स्टाम्प ड्यूटी पेबल ऑन द बॉन्ड विल बी बॉन्ड बाय द गवर्नमेंट। साइड में ये मेरा बार बार विज्ञापन आ रहा है, अगर आप चाहें तो सैम्पल पेपर बाय कर सकते हैं। हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे जाके ऊपर जो आपको लोगो दिख रहा है, प्ले स्टोर पे जाइए, कॉमर्स पॉइंट डालिए, इस तरह का लोगो दिखेगा, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारा कंटेंट फ्री और पेड दोनों ही तरह का कंटेंट अवेलेबल है। खास करके हमारे सैम्पल पेपर अवेलेबल हैं, जहाँ 50 सैम्पल पेपर्स अवेलेबल हैं मात्र 249 रुपये में, और हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है पांचवा आज का, किसी भी सार्वजनिक निकाय या संस्था, गैर सरकारी या अर्ध सरकारी निकाय जैसे सार्वजनिक क्लब आदि को 2 लाख रुपए से अधिक की सहायता अनुदान देने से पहले स्वीकृति प्राधिकारी संबंधित निकाय या संगठन के लेखों से कौन सा या कौन से अंकेशित विवरण प्राप्त करेगा। तो कितना बड़ा सा क्वेश्चन होता है, पर GF&AR इज़ ऑल अबाउट दैट, यही है। तो अगर कोई पब्लिक बॉडी है, यहाँ से देखिए,
कोई अगर पब्लिक बॉडी है या संस्था है या कोई नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई क्लब वगैरह है। और यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, एग्जाम में अंडरलाइन नहीं होता, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इम्पॉर्टेंट क्या है। तो अगर कोई गैर सरकारी संस्थान, जिसको अपन एनजीओ बोलते हैं, कोई एनजीओ है और 2 लाख रुपए से ज़्यादा का उसको ग्रांट दिया जाना है, तो ग्रांट देने से पहले जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो उसकी परमिशन दे रहा है, जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो सामने वाली अनुदान ग्रहीता संस्था यानी ग्रांटी संस्था से 3 चीज़ें प्राप्त करेगा। ये बात आपने एनपीओ वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। एनपीओ वाले चैप्टर में 3 डॉक्यूमेंट, एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में 3 कहें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, 3 इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। पहला होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा होता है बैलेंस शीट। ये सब ऑडिटेड, केवल बनाए हुए नहीं, ऑडिट कराए हुए प्राप्त करेगा। फाइनली बोलता हूँ, आपको लग रहा है कि सर आप एक बात को 2-2 3-3 बार बोल रहे हो। यस, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये तीनों ही बातें लिखी हुई हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये याद हो जाए हाथों हाथ। जितने मैं एमसीक्यू कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा एमसीक्यू के लिए आपको क्वेश्चन बैंक लगाना पड़ेगा, लेना चाहिए। पर क्योंकि कुछ बच्चों का ये भी आता है, वीडियो में कमेंट नीचे आता है या पर्सनली व्हाट्सएप पे आता है कि सर हम तो उतना ही तैयार कर रहे हैं जितना आप कर रहे हो। देखो ये है ना, मैं आपको बताऊँ, ये एक अपने आलस को अच्छा सा डेकोरेटेड रूप देने का तरीका है। मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगेगा, वाह यार बच्चे खाली मेरी से ही पढ़ाई कर रहे हैं, बट दिस इज़ नॉट द वे। ऐसा अधिकतर बच्चे करते भी नहीं हैं, कुछ एक बच्चे ही करते हैं, और ऐसा लेकिन करना नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना, ये एक ख़राब तरीका है, मतलब जिसको आपने डेकोरेट किया है कि हम तो केवल आपका बताया हुआ पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैं सर्वे सर्वा तो हूँ नहीं और सारे क्वेश्चंस मैं कवर भी नहीं कराता। तो आप क्या है, ज़्यादा ना पढ़ना पड़े उसको आप बहाना दे देते हैं कि हम तो आपसे तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। आप क्वेश्चन बैंक लगाइए, जो भी सोर्स मिले आप तो जहाँ से भी ज्ञान मिले लपेट लीजिए। रेंचो था ना 3 इडियट में, जहाँ भी ज्ञान ही ज्ञान है, जहाँ से मिले लपेट लीजिए, तो लपेट लीजिए। ठीक है, तो आते हैं मुद्दे के ऊपर। बात यह है कि अगर इसमें देखो 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप 2 लाख रुपए तक का कम का दान दे रहे हो तो अलग नियम है, वो मैं आगे बताऊंगा, अगला क्वेश्चन उसी पे आएगा। और अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का दान आप सैंक्शन करने वाले हो तो सामने वाले प्राप्तकर्ता से आप 3 चीज़ें लोगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट, जिसको बोलते हैं प्राप्ति भुगतान खाता, एक होता है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता, और एक होता है आपका बैलेंस शीट। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट उसकी आवक जावक को बताता है, इनकम एक्सपेंडिचर उसके बचत घाटे को बताता है, और बैलेंस शीट उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। वो ऑडिट कराया हुआ आप उससे प्राप्त करोगे अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा की ग्रांट सैंक्शन कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए उसके बाद ये लिखा है, एक और बात ये एक्स्ट्रा में लिखी है कि अगर आप जिसको डोनेट कर रहे हो वो एक एनजीओ ना हो के कोई बिजनेस कंसर्न है, कोई अगर वो ट्रेडिंग या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर वो इनकम एक्सपेंडिचर नहीं बनाएगा, वो P&L बनाएगा। पंजाब एंड लुधियाना नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस। P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। तो सामने वाला आपको तब वो तो यूँ होता है, जो व्यापारिक संस्थान होते हैं या कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो ट्रेडिंग P&L बनाते हैं, और जो गैर व्यापारिक संस्थान या NGOs होते हैं वो इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं। ठीक है, तो जैसी संस्था उसी तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप उसे प्रस्तुत करने, उसको बोलते हैं फर्निश करने के लिए कहेंगे। ठीक है, ये अभी मैंने एक बुक लिखी है GF&AR के ऊपर, और सारे मैंने इसके नियम बहुत ही सरल भाषा में दिए हैं। अगेन एक ही बुक के अंदर वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है। नाथ पब्लिकेशन ने मुझे मौका दिया, उनको बहुत धन्यवाद। और ये बुक 100 रुपये के अंदर अंदर अवेलेबल है, आपके नज़दीकी स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, या ये जो फ़ोन नंबर आ रहा है और आप उस पर ऑर्डर करके ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो ऐप है उस पर मैंने जितने भी सब्जेक्ट आपके पार्ट 2 में कवर होते हैं उन सबके क्वेश्चन बैंक बना रखे हैं। सबके अंदर लगभग 1000 से ज़्यादा MCQ हैं, हिंदी इंग्लिश में अंदर हैं, और कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। और एक अगर आप नॉन कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये जो लास्ट कोने में दिखाई दे रहा है, ये हमारा फुल अकाउंटेंसी वीडियो कोर्स है। तो अगर आप नॉन कॉमर्स से हैं, अकाउंट्स में नंबर नहीं गंवाना चाहते, तो आप हमारा ये कोर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 2 लाख रुपए तक का, तो मैंने कहा ना ये अंडरलाइन किया हुआ आएगा नहीं, तो मैंने अंडरलाइन कर लिया, तो अब तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि अच्छा यहाँ स्ट्रेस देना है। एग्जाम में होता क्या है कि यही पढ़ना होता है कि स्ट्रेस कहाँ दिया गया है, पूछा क्या जा रहा है।
आप घर से क्या पढ़ के आए हैं वो मैटर करता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि पूछा क्या जा रहा है। 2 लाख रुपए तक का, कई बार अपन क्या स्पीड बनाने के चक्कर में आता हुआ क्वेश्चन गंवा देते हैं, दैट्स वाई। तो 2 लाख रुपए तक का वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को स्वीकृति देने से पहले स्वीकृति प्राधिकारी संबंधित निकाय या संगठन के लेखों से कौन सा या कौन से अंकेक्षित विवरण प्राप्त करेगा। इसमें भी वही क्वेश्चन है, लगता है यही कि सर ने कॉपी पेस्ट कर दिया क्वेश्चन, लेकिन मैंने कहा ना इस बार अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था केवल 2 लाख रुपए तक का यानी छोटा अनुदान प्राप्त कर रही है, तो आपको केवल और केवल उससे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लेना है, यानी आपको केवल उससे ए पॉइंट का में जो लिखा है कि आपको उससे संपूर्ण निकाय के वित्तीय वर्ष के प्राप्ति और भुगतान लेखे लेने हैं। अब आपको उससे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटे अनुदान के मामले में सामने वाला आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे दे, दैट इज़ सफिशिएंट। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग थे, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, टिप्पणी में लिखा है 2 लाख रुपए तक का वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को संपूर्ण निकाय के, मतलब अगर उसके अलग अलग ब्रांचेस हैं तो उन सारी ब्रांचेस को कंसोलिडेटेड करते हुए वित्तीय वर्ष के लिए केवल प्राप्ति और भुगतान खाता ही प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। Institutions receiving annual grant up to 2 lakh rupee will be asked to submit only receipt and payment account of the financial year of the entire body, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं छोटी संस्थाओं के मामले में जो प्रमुख रूप से आवर्ती अनुदान द्वारा पोषित हैं, यदि विवरण पत्र तैयार न हो तो डैश डैश स्वीकार करने हेतु लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करने के लिए आग्रह नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई छोटी संस्था है, ठीक है, और उनके अभी समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं है, या तैयार तो हो गए हैं लेकिन ऑडिटेड नहीं है। तो एक नियम तो ये होता है कि भैया अगर आपका जब तक आप ऑडिट करा के नहीं लाओगे हम आपका पैसा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसमें नियम ये बनाया गया है कि 2 इंस्टॉलमेंट तक जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसे पावर है कि सामने वाला अगर आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं करता है तो भी 2 इंस्टॉलमेंट देने तक आप उसे इंस्टॉलमेंट सैंक्शन कर सकते हो। तो आप उसे इंसिस्ट यानी जिद नहीं करोगे, आग्रह नहीं करोगे 2 इंस्टॉलमेंट तक लेनी, यानी इसके क्या मतलब है कि जब उसको फिर तीसरे इंस्टॉलमेंट लेने आना है तो फिर उसे अपना ऑडिट करा के आना पड़ेगा। जैसे स्कूलों में होता है ना कि फ़ीस जमा कराओगे तो मार्कशीट मिलेगा, तो आप ऐसा है कि 2 बार के लिए तो उसे छोड़ दोगे, रिलैक्सेशन दे दोगे, पर देन उसको वो सबमिट करना पड़ेगा। तो प्रथम 2 किस्तें, नियम समझ में आ रहा होगा, पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पॉज कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें देख लिया करो, ठीक है। तो ये मैं नियम आपको पढ़ के सुनाता हूँ। क्या हुआ, स्क्रीन पॉज हो गया, जस्ट अ मिनट, चल क्यों नहीं रहा भाई, ओके थोड़ा सा, ओके। तो नियम यह है पूरा कि छोटी संस्थाओं के मामले में जिनको रैकरिंग यानी बार बार अनुदान दिया जाता है और उसी से उनका काम चलता है, तो अगर विवरण पत्र उनके तैयार ना हो तो यहाँ लिखा हुआ है प्रथम 2 किस्तें स्वीकार करने हेतु ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करने के लिए आग्रह नहीं किया जाएगा। तथापि फिर भी अंतिम किस्त स्वीकृत करने से पहले पिछले वित्तीय वर्ष के लेखों का ऐसा विवरण प्राप्त किया जाएगा। लेकिन फाइनल इंस्टॉलमेंट देने से पहले हम उनको बोलेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड स्टेटमेंट हमारे पास आ जाने चाहिए। ऑडिटेड स्टेटमेंट में क्या होगा, वही डिपेंड करेगा कि आपको उनसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मंगाना है या आपको उसके साथ साथ इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट भी मंगाना है, डिपेंडिंग ऑन द आपका ग्रांट का साइज़ क्या है, ठीक है। हाउएवर, तो मैंने कहा ना इन द केस ऑफ, मैं एक बार इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, आपको भी थोड़ा ठीक लगेगा। इन द केस ऑफ स्मॉल इंस्टीट्यूशंस विच आर मेनली फीड बाय recurring grant, the requirement of audited statement shall not be insisted upon for sanctioning the first 2 installment if the statement is not ready। insist मत करना उनको 2 installment तक तो। however such statement of accounts for previous financial year shall be obtained before sanctioning final installment। आखिर से पहले तो उनको लाके देना ही पड़ेगा पिछले साल का। अगला क्वेश्चन, आखिरी बस 3 क्वेश्चन है। अनुदान प्राप्त करने वाली किसी संस्थान के द्वारा अपने लेखों का अंकेक्षण निम्न में से किससे करवाया जा सकता है। अब बार बार ये बात आ रही है कि आपको ऑडिट करवा के लेके आना है, तो ऑडिट वो किससे करवाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा, हाँ, वित्त विभाग के पैनल में सम्मिलित सेवानिवृत्त राजस्थान अकाउंट सर्विस अधिकारी द्वारा 5 लाख रुपए तक के वार्षिक अनुदान की दशा में, हाँ, भारतीय अंकेक्षण और लेखा विभाग से, हाँ, उपरोक्त में से किसी से भी, हाँ भाई हाँ। तो इसका आंसर होगा डी। जो दान प्राप्त करने वाली संस्था है वो इन 3 में से किसी से भी ऑडिट करवा सकती है। पहला तो सबसे पहले कहें तो उसे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट से ऑडिट करानी चाहिए, जो भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग है उससे ऑडिट करानी चाहिए।
हालांकि अभी आप नियम पढ़ेंगे कि ज़रूरी नहीं है, आप सीए से भी ऑडिट करवा सकते हैं जो ICAI का रजिस्टर्ड मेंबर हो या प्रैक्टिसिंग मेंबर हो। और तीसरी दशा में आप एक रिटायर्ड, जो राजस्थान अकाउंट सर्विस से बंदा रिटायर्ड हुआ हो और जिसे पैनल बना के भेजा हो और वित्त विभाग ने पैनल का अनुमोदन कर दिया हो, यानी हाँ कर दी हो, उससे भी आप ऑडिट करा सकते हो। तो एनी ऑफ द अबव होगा। इसका भी आप नियम सुन लीजिए। लेखा परीक्षा करने के लिए प्राधिकारी 280, ये नियम 280 ही चल रहा है बेसिकली। तो आप ये भी याद कर सकते हैं कि ग्रांट इन एड वाली चैप्टर का संबंध किन नियमों से, तो धारा 280 में नियम दिए गए हैं। यह परम आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मामले में लेखों की लेखा परीक्षा भारतीय अंकेशा एवं लेखा विभाग द्वारा ही की जानी चाहिए। मतलब होवे तो अच्छी बात है, परंतु इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा यदि लेखों को सही होने के रूप में प्रमाणित कर दिया जाता है तो वही पर्याप्त समझा जाएगा। तो आप सीए से ऑडिट करवा सकते हो। तथापि 5 लाख रुपये तक का वार्षिक, अब ये 5 लाख तक का है, तथापि 5 लाख रुपये तक का वार्षिक अनुदान प्राप्त करने वाली छोटी संस्थाओं के मामले में वित्तीय विभाग के अनुमोदित पैनल से राजस्थान लेखा सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य द्वारा लेखा परीक्षित किए गए लेखों को यहाँ पे स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा। तो अब तीसरा थोड़ा सा कंडीशनल है कि अगर 5 लाख रुपए तक का ही ग्रांट दिया जा रहा है तो जो राजस्थान अकाउंट सर्विस, राजस्थान लेखा सेवा से जो रिटायर्ड हुए हैं, रिटायर्ड हो चुका है बंदा, उस व्यक्ति का पैनल बनाकर अगर उसका अनुमोदन वित्त विभाग से करवा लिया जाए तो वो भी ऑडिट कर सकता है। एक और बात है कि अगर पैनल बनेगा तो 3 साल के लिए बनेगा। पहली बार जो पैनल बनेगा वो 3 साल के लिए बनेगा, तो 3 साल तक आप उससे ऑडिट करवा सकते हैं। बाद में अगर आप चाहें तो पैनल को 2 साल के लिए एक्सटेंशन भी कर सकते हो, लेकिन जो बंदा रिटायर्ड बंदा है वो मैक्सिमम 65 साल तक का ही होना चाहिए। अगर वो 65 साल को क्रॉस कर जाता है तो फिर वो उससे आप ऑडिट नहीं करवा सकते। तो ठीक है, कौन ऑडिट करेगा, तो यही सारी बात लिखी। अब ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, बहुत देर से वीडियो सुन रहे हो। ठीक है, सहायता अनुदान स्वीकार करने वाला प्राधिकारी आदेश के प्रति डैश डैश को पृष्ठांकित करेगा। द अथॉरिटी एक्सेप्टिंग द ग्रांट इन एड शैल एंडोर्स द कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑन। तो एक है दान देने वाला, यानी इसको बोल रहे हैं सैंक्शन देने वाला, एक है ग्रांटी जिसको डोनेशन दिया जा रहा है। तो जब आप ग्रांट सैंक्शन कर देंगे तो आप इसको इन्फॉर्मेशन, आप इसका इन्फॉर्मेशन AG को भी भेजेंगे और एक जो लोकल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है उसको भी भेजेंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए आप, महालेखाकार को व स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, स्थानीय निधि को तो बोलेंगे लोकल फंड और लेखा परीक्षा को बोलते हैं ऑडिट विभाग यानी डिपार्टमेंट। तो आप वाकई में AG और लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट राजस्थान को इसकी इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। बाकी ऑप्शन भी हैं, आप इसकी इन्फॉर्मेशन AG और वित्त विभाग को देंगे, आप इसकी इन्फॉर्मेशन ट्रेजरी और वित्त विभाग को देंगे, और लास्ट ऑप्शन कहता है आप इसकी इन्फॉर्मेशन ट्रेजरी और लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट राजस्थान को देंगे। तो इसका आंसर A है। इसे याद करना है कि आप जब ग्रांट देंगे तो जो राजस्थान सरकार के लेखे रखता है AG, आप उस AG को बताएंगे और जो लोकल फंड की ऑडिट करता है उस डिपार्टमेंट को आप अनिवार्यतः सूचित करेंगे। तो ये क्या है ना, आप नियम पढ़ रहे हैं, जनरल फाइनेंशियल के नियम पढ़ रहे हैं, क्योंकि या तो आप ग्रांट देने वाले होंगे या लेने वाले होंगे, जहाँ पे भी आप कार्य करेंगे वहाँ आपको इन नियम को फॉलो करना है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन आने जा रहा है। 280 7 में वैसे लिखा हुआ था, तो 280 5 से ही शुरू हो गया था, ऑडिट कौन करेगा वगैरह वगैरह। The authority sanctioning grants in aid shall endorse a copy of the order of the accountant general as well as to the director local fund audit department राजस्थान। ठीक है, तो निदेशक शब्द भी आ सकता है, निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रख लेना। तो सहायता अनुदान स्वीकार करने वाला प्राधिकारी आदेश की एक प्रति महालेखाकार को तथा साथ ही एक प्रति निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग राजस्थान को भी पृष्ठांकित करेगा। लेखा परीक्षा और अंकेक्षण एक ही शब्द होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, अनुदान ग्रहीता संस्थाएं एक रजिस्टर तैयार करेंगी जिसमें पूर्णतया या प्रमुख रूप से सरकारी अनुदानों से अवाप्त स्थायी या अर्धस्थायी परिसंपत्तियों, पूंजीगत प्रकृति की चल या अचल संपत्ति को जिसका मूल्य डैश डैश से अधिक हो दर्ज किया जाएगा। तो जो दान प्राप्त करने वाली संस्था है, जो दान प्राप्त करने वाली संस्था है वो एक रजिस्टर बनाएगी। पहली बात, उस रजिस्टर में जो इस डोनेशन से या ग्रांट से, इस ग्रांट से जो असेट्स परचेज हुई है, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, चाहे ग्रांट पूरी या ग्रांट मेनली
मेनली इस ग्रांट से पैसा आया हो या फुल्ली इस ग्रांट से पैसा आया हो, और आपने अगर एक असेट अक्वायर, अवाप्त करना मतलब प्राप्त करना, अगर आपने कोई असेट्स अक्वायर की है जो चाहे परमानेंट नेचर की है, चाहे सेमी परमानेंट नेचर की है, चाहे मूवेबल है, चाहे इमूवेबल है, और अगर उसका मूल्य 1000 से ज़्यादा है, तो अब देखिए यहाँ ऑप्शन देखिए कितने रुपए से ज़्यादा हो तो आप उसका एक रजिस्टर मेंटेन करोगे। जैसे हमारे यहाँ एक स्टॉक रजिस्टर होता है, स्टोर रजिस्टर होता है। हम कोई सी भी चीज़ खरीदते हैं ना, चाहे स्थायी सामग्री होती है चाहे अस्थायी सामग्री होती है, हम उसको मेंटेन करते हैं। हालांकि अस्थायी सामग्री को हम कंज्यूम करने का ख़त्म कर देते हैं, और स्थायी सामग्री हम हर साल इंस्पेक्शन में देखते हैं कि वो है या नहीं है। तो इसी तरह से जो डोनेशन प्राप्त करने वाले ग्रांटी संस्थान हैं उनको एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, और बाद में अपने पापा को मतलब सैंक्शन करने वाली अथॉरिटी को इस बात को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा एनुअली। वो मैं आपको नियम में सुनाता हूँ। मेन बात आपको याद करना है 1000 रुपये से ज़्यादा, और आप हर तरह की संपत्ति का लेखा करेंगे, वेदर वो परमानेंट हो चाहे सेमी परमानेंट हो, मूवेबल हो या इमूवेबल हो। ठीक है, आपको बात समझ में आ जाती है। 1000 रुपये इसका आंसर है। 1000 रुपये से ज़्यादा वाली प्रॉपर्टी का ख्याल करेंगे। नियम लिखा है 281 में, 281 के 5वें रूल में लिखा है कि अनुदान ग्रहीता संस्थाएं एक रजिस्टर तैयार करेंगी, उसमें पूर्णतया या प्रमुख रूप से सरकारी अनुदानों से प्राप्त की गई स्थायी या अर्धस्थायी संपत्ति जो पूंजीगत प्रकृति की हो, चल हो या अचल हो, जिसका मूल्य 1000 रुपये से अधिक हो, दर्ज किया जाएगा। ऐसा रजिस्टर अनुदान ग्रहीता संस्था द्वारा उस स्वीकारकर्ता प्राधिकारी के संबंध में तैयार किया जाएगा, मतलब जहाँ से आपको ग्रांट मिली है उसके कॉन्टेक्स्ट या उसके रिलेशन में आप उस रजिस्टर को मेंटेन करेंगे, तथा इसकी एक प्रति प्रतिवर्ष स्वीकृति प्राधिकारी को भेजी जाएगी। आप हर साल उस रजिस्टर की एक कॉपी एज अ थैंक यू नोट उनको भेजोगे कि देखो साहब, आपने जो पैसा हमें दिया था उससे हमने ये असेट्स एक्वायर किया है और हमारे रजिस्टर में उसकी एंट्री हो रखी है। तो एनुअली आप उसको इन्फॉर्म भी करेंगे। 1000 रुपये ऐसा कितनी बार बोलोगे, बस मैं जा रहा हूँ जी, हो गया है मेरा आज का। तो बहुत धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। होप आपको कंटेंट यूज़फुल लगता होगा। यूज़फुल लगता है तो लाइक कर दिया करो, कुछ अच्छा हो बोलना बताना हो तो कमेंट कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, पैसे लगते नहीं हैं। जब तक जॉब नहीं मिल जाती कॉमर्स की लाइन में, ये बहुत काम का चैनल है, आप इसको फील करेंगे। सो देखते रहिए, बने रहिए। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे भी बहुत सारा कंटेंट इसके अलावा भी दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।